दोनों पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाजे कहा था ओपन बैलेट होनी चाहिए। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे मेंबरान पार्लियामान असेंबली के वोट पे डाका डाले। मुनाफिकत हमने नहीं की, जिन्होंने खुद ये इकरार किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इंतखाबात हैं सेनेट के, उनको ओपन तरीके से किया जाएगा। पूरा सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ा इन्होंने कर दिया। न ही सुप्रीम कोर्ट न ही इलेक्शन कमीशन आईन में तरमीम कर सकता है। आईन में तब्दीली का हक सिर्फ पार्लियामान को हासिल है। किसने सुओ मोटो नोटिस दिया था जब आपका वोट पे डाका डाला गया था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वफाकी वजीर फैसल वाडा सेनेट इलेक्शन के लिए कराची से अहल करार पाए, जबकि साबिक वफाकी वजीर इत्तलात बैरिस्टर सेनेटर परवेज रशीद पंजाब से इलेक्शन के लिए नाअहल करार पाए। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए। आइन के मुताबिक इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना और कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन मसलसल कह रहा है कि 226 आर्टिकल के तहत सेनेट के इलेक्शन खुफिया राय दही से होंगे। लेकिन अब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया वोटिंग के इलेक्शन कमीशन के असरार को उन्होंने जायज करार देना है या फिर हुकूमत का रेफरेंस जायज करार देना है। यह फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ओपन वोटिंग का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो एक वादा किया था, मुआहदा किया था, अब वो उससे मुकर चुके हैं। सेनेट के वो हम क्या कहते हैं कि गैर हतमी और गैर सरकारी और इब्तदाई नताइज तो आ गए, क्योंकि आज पंजाब से टेक्नोक्रेट सीट्स पर बैरिस्टर अली जफर और आदम नदीर तारड़ साहब कामयाब हो गए, बिला मुकाबला कामयाब हुए, और इसी तरह से बैरिस्टर सादिया अब्बासी और डॉक्टर जरका भी कामयाब हो चुकी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से ही आज का हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, और मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। इंतहाई अहम मेहमान हैं, हमें ज्वाइन किया है जनाब फ़ाद हुसैन साहब ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और एडिटर हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है जनाब इरफान कादिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। फ़ाद हुसैन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आज तो बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओपन वोटिंग का वादा किया था, लेकिन अफसोस कि वो अपने वादे से फिर गए। दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये वादा किया था, मुआहदे में था। यही बात इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान पीटीआई के वुज़रा बार बार कहते रहे हैं। तो क्या आज फिर पीटीआई का मौक़िफ़ अपहोल्ड हो गया, दुरुस्त साबित हो गया? राज साहब, मेरा ख्याल है बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या आता है। अब उसमें जाहिर बात है कि जो हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, जो जजेस के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो वो जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, उससे ये तो कहा जा सकता है कि वो यानी इस बात पे कुछ हद तक यानी कि वो चाह रहे हैं कि उनको एक्सप्लेन किया जाए कि जो सीक्रेट जो बैलेटिंग है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मेरा ख्याल है जब तक वो फैसला नहीं आता तब तक कुछ कहना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा कि क्या पीटीआई का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि नहीं है। लेकिन मेरे देखिए, ओपन बैलेट के हवाले से जो बुनियादी वजूहात दी गई हैं कि उससे करप्शन को फरोग मिलता है और उससे वोट खरीदे और बेचे जाते हैं, वो बात तो दुरुस्त है, उससे तो कोई जो है वो जिसे कहते हैं कि डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन मामला यह है कि ये सिर्फ उस चीज का इशू नहीं, इशू ये है कि आपने इलेक्शन में किस तरह की इस्लाहात लेके आनी है, और अगर आपने इस तरह की बड़ी तब्दीली करनी है तो क्या वो उस पर अच्छी तरह एक बहस कर डिबेट कर और फिर इस तरह की एक जो इस्लाहात है वो नहीं लानी चाहिए। तो मुझे लगता यूं है कि ये मामला भी जो है इसमें ज्यादा जो इसका पहलू सियासी पहलू है वो कुछ ज्यादा सामने आ रहा है, और जो जिसका इस्लाहाती पहलू है वो कुछ हद तक थोड़ा वो पीछे चला गया। इरफान कादिर साहब, क्या
अदलिया को, और वो भी बड़े मनसब पर फायज बड़े जज को, सियासी जमातों के हवाले से इस तरह से बात करना चाहिए? मैं समझता हूं कि हमें एक चीज को समझना चाहिए और बगौर समझना चाहिए कि सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो पिछले तकरीबन 50 साल से जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सीक्रेट बैलेट से, यानी सन 73 में ये आइन आ गया था, ये सीक्रेट बैलेट से हो रहे हैं। सारी दुनिया में बैलेट की जो सैंक्टिटी है उसकी सीक्रेसी में है। और अगर ये सारी चीज को आप देखें तो जमहूरियत जो है उसका जो बेसिक फीचर है वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है। मैं हैरान हूं कि किसी ने कि जज साहिबान को क्यों नहीं बताया और जज साहिबान का ज़हन इस तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर आप वो सीक्रेसी जो है उसको यहाँ कर दें और वोटर जो है वो उसकी ये जो उसको जो एक राइट कानून ने दिया अगर आप उसको ये राइट ना दें तो फिर जमहूरियत जो है वो ताबे हो जाएगी उन लोगों के जो कि किसी भी मुल्क में वो ताकत को कंट्रोल करते हैं, जिनके पीछे लेकिन अगर वीडियोज में करोड़ों रुपए नजर आ जाएं और पता चले कि वो अपना वोट बेच रहे हैं, तो फिर क्या अदलिया खामोश रहे उस बारे में, या जो कंसर्न लोग हैं वो खामोश रहे? मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक अगर नशिस्तें नहीं आई तो फिर क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया है। हाँ, मेरा जवाब है अदलिया बिल्कुल खामोश रहे, इसलिए कि अगर मुंजर आम पे एक वीडियो आई है जिसमें के 3-4 लोग बिके हैं तो तकरीबन कोई 200 वो लोग भी हैं जो नहीं बिके। तो वो जो 200 लोग नहीं बिके उनके लिए आप सारे का सारा जमहूरियत जो है वो कुर्बान कर देंगे कि 3 बिक गए थे। तो लिहाजा ये सोच जो है, और फिर ये जो अभी फाद साहब कह रहे थे कि जब तक कि हतमी फैसला ना आ जाए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, मैं ये कहूंगा कि ये ठीक है कि जब तक हतमी फैसला ना आ जाए वो तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हतमी फैसला आते आते रिमार्क्स अगर सारे आप देखें कि उसमें एक क्लियर कट प्री डिस्पोजिशन नजर आ रही है कि वो एक ही तरह के सवाल तमाम लोग किए जा रहे हैं मां सवाए 1 या 2 जजेस के, और मेजॉरिटी जो है वो एक ही तरफ चले जा रहे हैं। तो उससे एक सीमिंग बायस जो है वो नजर आता है कोर्ट का। ये फरमाइए, जो मैं आपसे जो पहला सवाल मैंने किया है, ये फरमाइए कि सियासी जमातें अपने मुआहदे करती हैं, पूरे होते हैं, नहीं होते, लेकिन अदलिया की तरफ से ये कहा जाए कुछ मखसूस सियासी जमातों के बारे में कि वो तो वो मुआहदे से मुकर गई हैं, वो मुंह फेर चुके हैं, ऐसे रिमार्क्स आने चाहिए। मैं कहता हूं जी, चलें मान लिया कि अदलिया सही कह रही है, वो मुआहदे से मुकर गए हैं, तो फिर उन्होंने ये भी तो मुआहदा किया था कि तमाम पीसीओ जजेस जो उनको फारग कर देंगे। तो क्यों नहीं अदलिया कहती कि वो तमाम पीसीओ जजेस, इफ्तिखार चौधरी वगैरह जिन्होंने पीसीओ के ओहदे उठाए थे और उन्होंने नॉन पीसीओ जजेस को निकाल दिया था और खुद पीसीओ के ओहदे उठाए थे, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ओहदे उठाए थे उनको निकाल दिया था। तो क्यों नहीं अदलिया कहती कि चूंकि मिसाक जमहूरियत में था कि पीसीओ जजेस को निकाल दिया जाएगा तो लिहाजा उनको निकाल दें। अब इस तरह की बात तो कभी इन्होंने नहीं की। चले इधर रुकिएगा मदर अब्बास साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आज फिर जिक्र आया और वजीर आज़म इमरान खान भी कहते हैं, उनके वज़रा भी कहते हैं फला शिक जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एग्री हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। तो अगर वाकई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इतना अच्छा है और इतना अपील कर रहा है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पूरे का पूरा फिर अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसमें तो और भी बहुत सारी शिकें हैं, नैब के हवाले से भी उसमें मवाद मौजूद है। शुक्रिया शौकत साहब। देखिए, जब इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया में जो हेयरिंग चल रही है तो उसकी कुछ चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं। अगर बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है तो उससे आगे बात गई है और सेनेट कमेटी ऑफ द होल ने सारी रिकमेंडेशंस बनाई हैं। तो अदलिया तो क्योंकि एडवाइजरी रोल है ना इस वक्त अदलिया का, और गवर्नमेंट एडवाइस लेने गई है, तो सबसे अच्छी एडवाइस तो यही हो सकती है कि चेयरमैन जो सेनेट कमेटी ऑफ द होल यानी सेनेट की तमाम जमातों ने मुत्तफका तौर पे जो रिकमेंडेशंस दिए उसको अडॉप्ट कर लिया जाए और उसके तहत इलेक्शन हो जाए। उसमें ये सारी बातें मौजूद हैं, उसमें सारी पार्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी क्योंकि सबने उस पर दस्तखत किए हैं।
तो लेकिन जब आप आज नॉमिनेशंस हो गई हैं, स्क्रूटनी हो गई है, 2 जगह पंजाब में सुना है लोग अनअपोज्ड हो गए हैं, जी हाँ, कर सकते हैं। फर्ज करें आप ये सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद कोई नई एडवाइस आ जाती है, तो या तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन को रोक दिया जाता कि अभी आप इलेक्शन शेड्यूल नहीं अनाउंस करें क्योंकि ये मैटर डिस्कस होना है। फिर नैब के चेयरमैन की वीडियो भी आई है। पिछले साल जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, तो इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहिए था कि उसके बाद आपने वो क्या इकदाम किए। क्या आपने मालूम किया कि 64 लोग चेयरमैन सेनेट के खिलाफ थे, उसमें 14 वोट कहां चले गए? तो इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब करते कि उसके बाद आपने इस चीज की तहकीकात कराई कि ये कैसे हो गया चेयरमैन सेनेट वाला। तो बेसिक चीज बिल्कुल ठीक है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी अपनी जगह है और उस पर अमल दरामद ना होने की जिम्मेदारी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पर है। पार्लियामेंट में कोई गलत काम होता है, उसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन क्या मैं ये जाके अगर यही एक्सरसाइज हम बार बार शुरू करेंगे तो एक तरफ तो यहां ये बात की जाती है कि अदलिया को अननेसेसरी इन मामलात में ना उलझाएं, लेकिन फिर अदलिया खुद उलझ जाती है उन मामलात में, फिर उस चीज से आगे चली जाती है। मुझे तो इसलिए ये थोड़ी सी कंसर्न हो रही है कि कल सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर एक नई चीज आ जाती है तो क्या ये हम कोई नहीं, लेकिन टाइमलाइन तो बहरहाल आइन के मुताबिक टाइमलाइन तो सबके ज़हन में होगी ना कि इस डेट तक तो सेनेट ने हर सूरत में कंप्लीट होना है, जो कि 12 मार्च है। इधर रुकिएगा प्लीज शौकत साहब। अगर बात इसकी हो रही है ना कि आपने चीजों को रोकना है, तो अभी बलूचिस्तान में क्या हुआ? एक साहब ने पीटीआई के लिए अप्लाई किया। मैं आता हूं, मैं इन डायनामिक्स पे आता हूं, मैं अगले सेगमेंट में ट्रीट करूंगा। इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बड़े जेन्युइन सवाल आते हैं और इन्हीं सवालात का तज्जिया लेने के लिए इंतहाई माहिर तज्जिया निगार मौजूद हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से, पैदाशुदा सूरत हाल के हवाले से। फहद हुसैन साहब, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। फैसल वोडा के कागजात आज मंजूर हो गए, उस हवाले से भी एक कंसर्न अपोजिशन भी दे रही है कि जी वो चूंकि कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर उनका इलेक्शन कमीशन में केस है। लेकिन बुनियादी सवाल जो बार बार इमरान खान कहते हैं, जो पीटीआई कहती है कि खरीदो फरोख्त को हमने रोकना है, वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सजा है ही नहीं। तो ये मसला तो सबका है, ये सिर्फ पीटीआई का नहीं है। मसलन इमरान खान ने भी कह दिया था ओपन वोट ना हुआ तो फिर अपोजिशन रोएगी। सबका फायदा तो है ना कि किसी तरह से बॉटल नेक्स को स्ट्रांग किया जाए। दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में जो वोटों की जो होती है, खरीदारी होती है, खरीद वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। मतलब वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है, वो सबको मालूम है कि ये होता है और कई साल से होता आ रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस मामले को खत्म करना है। अब इशू ये है कि इस मामले को खत्म करने के लिए तरीकाकार कौन सा अपनाना है। प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये इशू उठाया है उसके पीछे मकासद कुछ और है। यानी कहीं सवाल उठता है कि अगर ये सारा कुछ इन्होंने करना था तो पहले क्यों नहीं किया, या जिस तरह के अभी मजहर साहब बात कर रहे थे कि जब वो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेनिफिशियरी थी उस वोट की, तो तब वो मामला कहां गए। तो देखिए, असूली तौर पर तो ये मामला हल होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि तमाम जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में ये कह चुकी हैं कि सेनेट के इलेक्शन में मामला जो है दुरुस्त करने। लेकिन जिस तरीके से ये किया जा रहा है इससे मामला तो और पेचीदा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर इस बारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ये आता है कि नहीं, फिलहाल जो है वो जो मौजूदा तरीका कार है उसी के जरिए आप करें, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर एक संजीदगी से तमाम जमातों को इसके ऊपर एक बहस करनी चाहिए और उसके बाद अगले इलेक्शन के लिए जो है वो एक इत्तफाक राय से इस रिफॉर्म को लाना चाहिए, इस तरह नहीं जिस तरीके से अभी लाया जा रहा है। इधर रुकिएगा इरफान कादिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के पेपर्स चैलेंज हुए, फिर हेयरिंग हुई और जो एतराज पहले किया गया था वो विथड्रॉ किया गया और एतराज लगाया गया।
आर्टिकल 248 के तहत उन्होंने खत नहीं लिखा था और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जिन्होंने खुद डिस्क्वालीफाई किया था, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा थी, वो कल उल्टा एक तरह की सफाई पेश कर रहे थे कि जी उनकी नाअहली की मुद्दत तो खत्म हो गई थी, अब वो अहल हैं। ये अजीब तारीख का एक साइकिल होता है, कभी कुछ नजर आता है, कभी कुछ नजर आता है। देखें, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट लगी थी तो मैं अटॉर्नी जनरल था जी, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने अपने वर्ड जो थे, आई डिड नॉट मिन्स माय वर्ड्स, आई डिड नॉट मिन्स एनी वर्ड, और मैंने उसी वक्त दो टोक कहा था कि ये फैसला जो है गैर आईनी है, गैर कानूनी है, उन्होंने कोई कंटेम्प्ट नहीं की। और मैंने एक ही जुमला सुप्रीम कोर्ट में कहा था और जजेस के पास उसका कोई जवाब नहीं था, वो आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने कहा कि क्या ये वजीर आजम का फंक्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन में चिट्ठियां लिखें? तो और अगर वजीर आजम का ये फंक्शन है चिट्ठियां लिखना, तो फिर तो उनको इम्यूनिटी है, और अगर उनका फंक्शन ही नहीं है चिट्ठियां लिखना, तो फिर आप ऐसा ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था। आज भी मैं सारे सुप्रीम कोर्ट को, सारी लॉयर फ्रेटर्निटी, सारी दुनिया को चैलेंज करता हूं कि वो जो फैसला है किसी मंतक पे मुझे दिखा दें कि वो फैसला जो था वो आइन से मुतसादम नहीं था। और उसकी तशरीह उस वक्त हो गई जब मैं राजा परवेज अशरफ साहब के केस में पेश हुआ और मैंने सुप्रीम कोर्ट को दो टोक ये कह, सदर जो हैं उनको इम्यूनिटी है, इंटरनेशनली सॉवरेन इम्यूनिटी है, पाकिस्तान के अंदर भी इम्यूनिटी है, फिर ये चिट्ठी लिखना जो है ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी चाह रही थी चिट्ठी लिखना, तो हमने कहा फिर हम ये बात चिट्ठी में लिख देते हैं कि उनको इम्यूनिटी है। तो फिर ये बात चिट्ठी में लिखी गई, उनको इम्यूनिटी है। हमने सुप्रीम कोर्ट की पेस सेविंग की उस वक्त, और ये चिट्ठी लिखती ताकि सुप्रीम कोर्ट फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, चूंकि आप खुद उसमें आपका खुद एक रोल था उसमें। ये तमाम रिकॉर्ड की बातें हैं। और फिर मैंने जो इरफान कादर साहब, एक मिनट जस्ट 1 सेकंड, फिर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने मुझसे राय ली सारी चीज पे कि क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हो गए हैं। जी जी, सारे जजेस के फैसले इकट्ठे कर लें और उसका वो मेरी उस राय से मुआवजा कर लें जो मैंने फहमीदा मिर्जा साहब को दी थी, साहिबा को दी थी, वो जरा उठा के देखें। इट्स ए मास्टरपीस ऑफ लीगल लिटरेचर। मैं आज तंग आके अपनी तारीफ में ये बात कर रहा हूं क्योंकि इसलिए मास्टरपीस बन गया था कि हम एक सच बोल रहे थे और हमारी रीजनिंग जो थी वो ऐन आइन के मुताबिक थी। उसके अंदर वो पढ़ने के काबिल है। वो अगर आप निकलवा सकते हैं नेशनल असेंबली से तो निकलवाइए उस लेटर को जो मैंने फहमीदा मिर्जा साहिबा को लिखा था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उनका मामला स्पीकर को नहीं भेजा, सॉरी इलेक्शन कमीशन में नहीं भेजा था फॉर रेफरेंस कि उनकी नाअहली हो। और इलेक्शन कमीशन ही तो नाअहली कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को तो नाअहली करने का इख्तियार ही नहीं। लेकिन ये सारा कुछ हुआ इरफान कादिर साहब, और वैसे आइन में स्पीकर के हवाले से लिखा हुआ है कि अनटिल स्पीकर थिंक्स अदरवाइज। ये बात है, इतने वर्ड मुझे याद है, मतलब है। आप सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो फैसला यूसुफ रजा गिलानी साहब का गलत था। और मेरे कितने प्रोग्राम आए हैं जहां पे मैंने ये कहा है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से माफी मांगे, क्योंकि राजा परवेज अशरफ का जो फैसला है उसमें उनको यूसुफ रजा साहब का जो स्टैंड था यूसुफ रजा गिलानी का, उसको विंडिकेट करना पड़ा था। चले आज उनको कुछ तो रिलीफ मिल गया यूसुफ रजा गिलानी साहब को। इधर रुकिएगा प्लीज। मदर अब्बास साहब, सारा सिनेरियो आप देख रहे हैं, आप डेली कमेंट्स करते हैं, तबसरा करते हैं, तबसरे सुने जाते हैं। क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत सकते हैं इस्लामाबाद की नशिस्त? देखिए, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया, लेकिन अभी इससे पहले आप फहाद से ही पूछ रहे थे कि फिर इत्तेफाक राय क्यों नहीं होता। मैं तो आपसे कह रहा हूं इत्तेफाक राय हो चुका है। सेनेट कमेटी ऑफ होल में सारी पार्टियां हैं ना, उन्होंने सबने दस्तखत किए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस चीज को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाया जा रहा। उसी की बुनियाद पर कर दें। क्या ये आखिरी सेनेट का इलेक्शन नहीं, फिर मदर अब्बास साहब, फिर टू बी फेयर विद पीटीआई, यानी पहले वाली जमातों ने जो इत्तफाक राय पैदा किए, क्या उन्होंने अमल दरामद किया? ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिसाल दी, ये अंडरस्टैंडिंग तो पहले होती रही है, लेकिन अमल दरामद अगर उन्होंने नहीं किया, नैब के बारे में जो उनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था वो अमल दरामद नहीं किया, तो फिर सारा वजन हम पीटीआई पे क्यों डालें? जी, पीटीआई पे बिल्कुल वजन नहीं डाल रहे। पीटीआई जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रही थी
उस वक्त रजा रब्बानी साहब ने बाबर ऐवान को एड्रेस करते हुए ये बात की थी कि आप इसमें इस चीज को शामिल कर लें। वो ओपन बैलेट की मुखालफत नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे आप सेनेट कमेटी ऑफ द होल की जो रिकमेंडेशंस हैं उसकी बुनियाद पे ये अमेंडमेंट बना लें। क्यों नहीं बनाई गई? इसलिए कि ये नियत नहीं थी। और आज जो जिस शफाफियत की बात की जा रही है वो शफाफियत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्यों नहीं होगी? अच्छा चलें ये बताएं, जो मैंने आपसे ओरिजिनल सवाल पूछा है आपको क्या नजर आता है? बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है वैसे। नहीं, वैसे जो सूरत हाल नजर आ रही है मुझे यूसुफ रजा गिलानी के जीतने के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। अब जो सूरत हाल नजर आ रही है इसकी मजीद वजाहत ना करवाएं तो बेहतर है। नहीं, लेकिन मतलब है हर कोई अपबीट है, इधर वो उनके अपोजिशन से राब्ते हैं, उनके हुकूमत के अंदर भी राब्ते हैं, आज़ाद अरकान से भी राब्ते हैं, क्योंकि जो बुनियादी चीज एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट ये जरूर सोचता है कि अगर उनको कुछ उम्मीद नहीं थी तो एक साबिक वजीर आजम के स्टैचर का आदमी कैसे रिस्क ले और आके अपने पेपर जमा कराए? देखिए, एक बहुत बहुत बेसिक चीज है, अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो ये वजीर आजम इमरान खान पे अदम एतमाद होगा। लेकिन अगर टेक्निकली आईनी तरीके में देखा जाए तो वजीर आजम पे ऐसी तो कोई पाबंदी नहीं है कि अगर उनका उम्मीदवार सेनेट में हार गए तो वो फिर दोबारा एतमाद का वोट लें। नहीं, वो जाहिर आप बात कह रहे हैं, वो दुरुस्त कर रहे हैं। मैं तो हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कह रहा हूँ ना। तो अगर हाई मॉरल ग्राउंड्स पे जो है वो पीटीआई का और उसके इत्तेहादियों का नामजद उम्मीदवार शिकस्त खा जाता है और जाहिर है वन ऑन वन मुकाबला होगा, वो शिकस्त खा जाता है तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? चले, बड़ी हाई पिच्ड बैटल है। बहरहाल देखते हैं जो भी रिजल्ट आता है। नाजरीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी इसी गुफ्तगू को, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स की बातें हो रही हैं, मरियम नवाज साहिबा ने कुछ बातें की, वजीर आजम भी कुछ बातें कर रहे हैं, वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी आज बातें की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी जबरदस्त तकरीर की। हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सेनेट के हवाले से, सेनेट के आने वाले इलेक्शन के हवाले से और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स बन रही हैं। फहद हुसैन साहब, एक तो आपकी बात अधूरी रह गई थी, टेक्नोलॉजी का मामला है उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स हुई, मरियम नवाज साहिबा ने भी हिंट दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की, एहसन इकबाल साहब ने भी बात की और शहरी रहमान साहिबा ने भी ऐसी ही बात की कि हुकूमत अब मुख्तलिफ इदारों को आपस में टकरा रही है, टकराने की कोशिश कर रही है। अगर एक सीधा सादा आईनी सवाल है, एडवाइस ले ली जाए, तशरीह का कह दिया जाए, इलेक्शन कमीशन अपना मौकफ दे रहा है, अदलिया अपनी बात कर रही है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, तो फिर ये हुकूमत को इल्जाम क्यों दिया जा रहा है? देखिए, अब तो बात उससे आगे निकल गई है, क्योंकि सेनेट के हवाले से जो भी इस टाइम एक तनाजा खड़ा हुआ है और उसमें जो भी इख्तलाफात हमें नजर आ रहे हैं सियासी तौर पर, अब तो बात उससे आगे निकल गई। अब तो चली गई अदालत में। चुनाचे अब जो भी अदालत कहेगी, जो भी वो फैसला करेगी वही होगा। तो उस मेरे ख्याल है उस एंगल से तो मामला जो है वो सियासी हाथों से बाहर जा चुका है। हाँ, ये जरूर है कि देखिए, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर हमने अपने इस निज़ाम को बेहतर करना है और अगले इलेक्शन के लिए इस तरह का इस्लाहात लानी है जिनकी बुनियाद पे जो है वो मजीद मुस्तहकम हो ये हमारा जो सियासी निज़ाम है, तो इन जमातों को ये जो एपिसोड हुई है इससे सीख कर और आगे बेहतर तरीके से जो है वो रिफॉर्म्स के प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, इससे बड़ी दुख बात क्या हो सकती है कि आपको आपको मालूम है कि आपके निज़ाम में इस टाइम कहां पे झोल है, क्या कमजोरी है, और अगर आप इलेक्शन ही जो है वो गैर मुतनाज़ा नहीं कर सकते तो फिर बाकी बात तो जो वो तो बड़ी दूर की बात है। और हमें नजर आ रहा है, सब अग्री कर रहे हैं कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी है, लेकिन इसके बावजूद देखिए ये 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं, अगला इलेक्शन जो है वो 2.5 साल दूर है। अभी तक अगर कोई पेशरफ नहीं है इन रिफॉर्म्स को करने की, तो आप सोचें कि 23 में भी अगर इन्हीं हालात में इसी तरीके से इलेक्शन होंगे तो क्या अगर पार्लियामेंट में अगर इस तरह की बहस हो जो मानी खेज हो, मीनिंगफुल हो, उसमें तमाम तर लोग अपनी अपना लेके आए,
उसके जरिए पब्लिक डिबेट हो, मैं और आप और हम दीगर लोग उसमें मीडिया पे बैठ के उस पर बहस करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम वो तमाम तर जो खामियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। आखिर दुनिया में इलेक्शन होते ही हैं और गैर मुतनाज़िब भी होते हैं, तो हमें कोई अलग से कोई प्रॉब्लम है कि हम अपने इलेक्शन सिस्टम को ठीक नहीं करा सकते। मसला ठीक इलेक्शन सिस्टम से ज्यादा नीयत का है। और वही बात जो आपने शुरू में की थी कि माहौल जब ऐसा बन जाए तो उसमें अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इस निजाम को है और जमहूरियत पे जो लोगों का एतमाद है उस पे वो फिर उसको ठेस पहुंचती है। सबसे खतरनाक बात यह है इरफान कादिर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा कि जब वोट पर डाका डाला जा रहा था तो उस वक्त तो किसी ने नोटिस नहीं लिया, वो आरटीएस की फेलियर की बात कर रहे थे। लेकिन बार बार मैं सुनता हूं पीटीआई के वुज़रा कहते हैं, वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि कितने इन्होंने जाकर ट्रिब्यूनल में दरखास्तें दी, कितना निशानदही की कि जी इलेक्शन में यहां धांधली हुई है। कोई 12-14 एप्लीकेशन आई थी। अगर उस वक्त ये मामला टेकअप किया जाता बजाय इसके कि सियासी तकारीर की जाए तो शायद कुछ ना कुछ रिस्पांस मिल चुका होता, कुछ रेड्रेसल हो चुकी होती। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसी चीज की बात करूंगा कि हम बचपन में कहानी पढ़ा करते थे कि जिन की जान जो है तोते में है। तो जब उन्होंने जिन को कमजोर करना होता था तो हर कोई तोते का रुख करता था कि तोते को किसी तरह पकड़ ले। तोता पिंजरे में होता था, पिंजरा जो है एक बड़े पीपल के बड़े दरख्त में होता था ताकि जिन कंट्रोल में आ जाए। अब वो जिन जो है वो तो है पाकिस्तान की सियासत। उस सियासत को रेगुलेट करने के लिए हर कोई जो है तोते का सहारा लेता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं कि बिल्कुल मजहर अब्बास साहब ने सही कहा है कि भाई आप मामला पार्लियामेंट में ले आए, पार्लियामेंट में बहस करें, ऑपोजिशन को भी मौका दें, आप उनको अपना मसवदा पेश करें ताकि ये बात पार्लियामेंट में, आप जब पार्लियामेंट में बात लेके ही नहीं जा रहे, आप संजीदा ही नहीं है, आप सीधा रेफरेंस फाइल करते हैं, रेफरेंस के बाद एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, ऑर्डिनेंस को में प्रीएम्प्ट करते हैं कि अदालत को इस तरह का फैसला देना चाहिए और अगर अदालत ने ये फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन ऐसे करेगी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो चीजें हैं, ये एक आइन कम अज कम इसकी इजाजत नहीं देता। और फिर अगर मिसाक जमहूरियत में कभी कोई एग्रीमेंट हुआ भी था तो उसको अगर वो इम्प्लीमेंट भी करना है तो वो इम्प्लीमेंट तो आईनी तरमीम से होगा ना। मिसाक जमहूरियत में अगर वो एग्रीमेंट, अगर सपोजिंग वो आज तक उस पर अमल नहीं हुआ तो वो चीफ जस्टिस तो अमल नहीं करा सकता ना कि चीफ जस्टिस साहब जजों को लेके तो पार्लियामेंट में कब्जा कर लेंगे, जाके वहां बैठ जाएंगे, वहां तरमीम कर देंगे। तो ये तो नहीं हो सकता ना जी। ये सियासी जमातों ने खुद करना। इधर रुकिएगा, मदर अब्बास साहब, खतरनाक बात फाद हुसैन साहब कर रहे हैं और आप भी वही बात कर रहे थे और मैं फिर प्रेसिडेंट बाइडन की बात कर देता हूं। वो कह रहे थे 3 दिन पहले कि जमहूरियत बहुत फ्रेजाइल चीज है, जमहूरियत बहुत नाजुक है, उसको नर्चर करना पड़ता है। तो नर्चर तो सब मिलकर करते हैं। अगर माशरे के कुछ सेक्शंस उसके खिलाफ रहें, मसलसल खिलाफ रहें, तो फिर जमहूरियत पे एतमाद तो उठेगा ही उठेगा। देखिए, हम क्योंकि ये वक्त आपके पास टाइम भी नहीं है, मौका भी नहीं है, कभी डिस्कस कर लेंगे जो ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है उसमें बेहतरी आई है कि बदतरी आई है। मैं आज भी इस चीज का कायल हूं कि वो जमाना जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स को टॉर्चर सेल्स में डाल दिया जाता था वो चला गया। चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं और बहुत बेहतर होना जरूरी है और बहुत बेहतर। लेकिन आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कह रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया, तो क्या मैं ये मुद्दबाना तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये सवाल कर सकता हूं कि आपने उन सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट दिया चेयरमैन सेनेट के? उसमें कोई एक नाम बताएं। फेयर पॉइंट, कोई एक बताएं। तो अगर आपने, जो कि आप सबसे आसानी से कर सकते थे क्योंकि आपको पता है कि कौन से लोगों ने, आप किसके कहने पे किया, क्या पार्टी पॉलिसी थी ये कि चेयरमैन सेनेट को जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना? लेकिन ये हुआ तो पीएमएलएन और पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने किया है ना, और किसी ने तो नहीं किया। और वैसे अक्सर का नाम भी मालूम है किस किस ने वोट नहीं दिया था। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पहली वायलेशन जनरल मुशर्रफ से राब्ता, दूसरी वायलेशन एनआरओ, बेसिक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वायलेशन।
तीसरी वायलेशन ये कि आपने उसी जर्नल को मुल्क से जाने दिया। चौथी वायलेशन, आपने PMLN से किए हुए मुआहदे को, जजेस के मुआहदे को ब्रेक किया जो बूरबन में डिक्लेरेशन हुई थी। 18वीं तरमीम की वायलेशन, जिसके तहत आपको पावर ट्रांसफर करनी थी लोकल बॉडीज से, तो इसमें कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं थी। ये शेयर नियत का मसला था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने अपनी गलतियां तस्लीम करके, और एक बड़ा हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जिसको हम किसी और चले हम इसी नुक्ते पे हम नाजरीन इजाजत मांगते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई हैं, जो मुआहदे हुए हैं और जो चीज पार्लियामेंट का अख्तियार है, कम अज कम वो पार्लियामेंट की हद तक जरूर होना चाहिए। आइन का आर्टिकल 239 उसकी क्लॉज 5 और 6 भी पढ़ने वाली हैं। शायद किसी अगले प्रोग्राम में हम वो स्क्रिप्ट भी आपको दिखाएंगे कि 239 का क्लॉज 5 क्या कहता है, 239 का क्लॉज 6 क्या कहता है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।